हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथवे। साथियों, आप यदि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहां से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। और आप यदि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप मान के चलिए कि 15 से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो इस टॉपिक को उसी तरीके से हमने काफ़ी अच्छी मेहनत करके जो है बनाया है, और लगभग 600 से अधिक क्वेश्चंस इस टॉपिक के इस सीरीज में हमने सेलेक्ट किया है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और बार बार पूछे भी गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे पूरे टॉपिक को कवर कीजिएगा, यानी कि पूरी सीरीज आपको कवर करनी है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखना है, सीखना है, समझना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द हमसे पहले करने की आप कोशिश कीजिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पहले हमने 2 क्लास इस टॉपिक की यानी कि सीरीज का ले लिए हैं। तो इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप उस 2 क्लास को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। देखिए, 2 नाम इसमें आपको याद रखनी है। एक जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखना है, और दूसरा जो है बिपिन चंद्र पाल का नाम याद रखना है, और एक लाला लाजपत राय। ये 3 नाम आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है, और इन तीनों में से यदि कोई आंसर आपके सामने है ऑप्शन में तो उसको आप टिक कर सकते हैं। तो चलिए, पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर जो यहाँ पर होने वाला है बाल गंगाधर तिलक का है, तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपने आंसर किया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें आप सभी बच्चों को ज़्यादा सोचनी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद तो आप टिक कर नहीं सकते हैं, सी राजगोपालाचारी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, इस दोनों में से एक नाम आपको चूज करनी है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की यदि हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर जो है प्रथम और अंतिम दोनों जो है सी राजगोपालाचारी थे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है बी हो जाना चाहिए। बी आंसर आपने किया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि गैर भारतीय अंतिम गवर्नर या फिर प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो फिलहाल बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है। गोदान और गबन जो है ये दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। तो इनमें किस लेखक के ये रचनाएं हैं ये आपको बतानी है। फटाफट से आंसर कीजिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। तो गोदान और गबन की यदि हम बात करते हैं तो दोनों मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। तो BHU के संस्थापक कौन थे। BHU के संस्थापक के बारे में पिछले क्लास में हमने जानकारी दी थी आपको, और आपको बता दें कि BHU की स्थापना जो हुई थी ये 1916 में हुई थी। 1916 में किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में BHU बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने इसे BHU में परिवर्तित कर दिए। तो सबसे पहले एनी बेसेंट ने इनकी स्थापना की, लेकिन बाद में BHU कब बना? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनाया गया। तो आंसर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सी आंसर आपने किया है तो बिल्कुल अच्छी बातें हैं। सी यहाँ पर भी हम टिक कर देते हैं। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है ये आप बताएंगे। जल्द से जल्द आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। राम मनोहर लोहिया या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन वाला आंसर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया है। राम मनोहर लोहिया जो है एक समाजवादी नेता थे, दिल्ली इनका घर था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन को भी देखने की कोशिश कीजिए और फटाफट से आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने।
तो चलिए, भारत में जो है मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए कौन आगे आए थे, इनका नाम आपको पता है क्या? तो चलिए, आप सभी बच्चों को एक चीज़ तो बिल्कुल पता होगा, सर सैयद अहमद खां का नाम, सर सैयद अहमद खां का नाम। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किए थे। 1863 में इन्होंने जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसमें जितने भी मुसलमान युवा हैं उनको मौका दिया जाता था। तो सर सैयद अहमद खां यानी कि आपका आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? कौन सा ऐसा क्या था, कौन सा ऐसा जो है क्या कहते हैं विद्रोह था जिसको आनंद मठ में लिखा गया है, जिसके कारण वो काफ़ी फेमस हो गया? तो ये विद्रोह था सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह की ही चर्चा की गई है किसमें? आनंद मठ में। जो किनके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो देखिए, जब कोलंबो में क्या भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद, उसके बाद वो श्रीलंका आए, श्रीलंका के बाद फिर इंडिया आए, और इन सभी अनुभवों को हुई इस बुक में लिखा गया है। किनके द्वारा? तो ये लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें क्या लिखा गया है, जब ये लेक्चर दिए थे कोलंबो में, उसके बाद वो वहाँ से अमेरिका में, उसके बाद वहाँ से ये लौटे श्रीलंका के रास्ते, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लेखक व भाषा। देखिए, कौन से लेखक किस भाषा के थे, ये ज्ञान आपको होनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। गोविंद त्र्यंबक देश पांडे ये मराठी के लेखक थे। उसके बाद तारा शंकर जोशी गुजराती थे। सुब्रमण्यम भारती तमिल थे, यानी कि तमिल भाषा में ये लिखा करते थे। राजा राव की यदि हम बात करते हैं तो राजा राव जो है ये इंग्लिश के लेखक थे। किसके? इंग्लिश के लेखक थे। साथ ही साथ कन्नड़ और फ्रेंच भी ये लिखा करते थे। तो इसलिए आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा डी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये आधार बना था। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। कब जो है भारत के विभाजन को यानी कि पार्टीशन को टालने का अंतिम अवसर जो था वो भी समाप्त हो गया? तो 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है ना ये भारत आया था, और इसको जो है कांग्रेसियों और मुस्लिम लीग के द्वारा इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 भारत सरकार का जो अधिनियम था इसकी कौन सी एक विशेषता नहीं थी? द्विसदनीय विधानमंडल, या फिर प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय संघ, या फिर केंद्र के साथ ही राज्यों का द्वैध शासन खत्म करना। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था, तो 1935 का जो अधिनियम आया था इसमें जो है द्वैध शासन जो है राज्यों से ख़त्म कर दिया गया था। कहाँ से? राज्यों से द्वैध शासन को ख़त्म कर दिया गया था और केंद्र में ही सिर्फ लगाया गया था। तो ये बात तो गलत हुई ना, तो ये गलत बात है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपने आंसर किया है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? तो इस क्वेश्चन पर हमने पहले भी चर्चा कर लिए हैं कि सबसे कम समय तक जो चलने वाला प्रयोग था वो कौन था? तो वो था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्या था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी आपका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मॉर्लो मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, और इसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऑप्शन में आपके सामने जो आ जाए उसको आप टिक करनी है। इसलिए हमने बोला था कि इस तरीके से हम कवर करेंगे सारे टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को, कभी आपसे छूटने वाला है ही नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराए रखा, यानी कि भारत में जो है ब्रिटिश सरकार को बचाए रखा। कौन सा गवर्नर जनरल था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम, ये आपको बतानी है। 64वें नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में कौन से नेता थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू यदि हम बोलते हैं तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक पत्र की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले संबंधित है। लॉर्ड मैकॉले जो है ये किससे संबंधित है। लॉर्ड मैकॉले की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो कार्यकाल था ये था 1834 से लेकर के 38 तक, और इन्होंने इंडियन पीनल कोड लाया था। साथ ही साथ इंग्लैंड में जो है शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की जनक के रूप में भी हम लॉर्ड मैकॉले को ही जानते हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित होंगे, अंग्रेजी शिक्षा से ही संबंधित होंगे। तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। डी क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी। सुबह आज़ादी नामक कविता किनके द्वारा लिखी गई थी, बताएंगे एक बार। सुबह आज़ादी नामक कविता किनके द्वारा लिखी गई थी, ये कविता लिखी गई थी फैज़ अहमद फैज के द्वारा। किनके द्वारा, फैज अहमद फैज के द्वारा जो है सुबह आज़ादी नामक पोएम लिखी गई थी। तो आंसर आप सभी करेंगे ए, और याद भी रखनी है आपको। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से विश्वविद्यालय थे। इसमें पहला नाम कोलकाता आता है, दूसरा मद्रास, उसके बाद आता है बम्बई। और इस तीनों की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस तीनों की स्थापना किसके द्वारा की गई, यानी कि किस वर्ष की गई, ये पूछा जा रहा है ना। तो इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ ही हुआ था 1857 में शायद, जी बिल्कुल 1857 में हुआ था। तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा, आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। कौन सा अधिनियम आया जिसमें जो है भारत के लोगों को जो है हिस्सा प्रशासन में जो है हिस्सा लेना संभव हो गया इससे, यानी कि वो भी आप हिस्सा ले सकते थे प्रशासन व्यवस्था में। तो इसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या नाम था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है ये क्या कर सकते थे, भारत के लोग जो है हिस्सा ले सकते थे प्रशासन व्यवस्था में। तो आंसर यहाँ पर आप याद रखेंगे बी। अगले नंबर क्वेश्चन पर आइए। अगला नंबर क्वेश्चन जो है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी। यूनाइटेड किंगडम की यदि हम बात करते हैं, यानी कि इंग्लैंड, सीधे तौर पर समझिए, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय जो है क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री थे और लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। तो आंसर यहाँ पर लेबर पार्टी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। सबसे पहले जो है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है सबसे पहले कब गाया गया था, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। कब, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन कहें तो 1896 में हुआ था, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर भी होना चाहिए सी। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है। देखिए
जब हमारे नेता लोग जो है समाचार पत्र निकालने लगे और उस समाचार पत्र के जरिए अंग्रेज़ी सरकार की खामियां जो है लोगों तक उजागर होने लगा, तो अंग्रेज़ों ने जो है समाचार पत्र पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन उसके बाद एक गवर्नर जनरल आए जिन्होंने समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा लिया, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था चार्ल्स मेडकॉफ। क्या नाम था? चार्ल्स मेडकॉफ नाम था। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो आपके सामने यदि ये आ जाए तो ये भी आपको याद रखनी है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ाते हैं, और जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बम्बई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए, बम्बई और कोलकाता, मद्रास, ये तीन जो है प्रेसिडेंसी थे हमारे भारत के, और इस तीनों में ही सारी चीज़ें हुआ करती थी मेन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में हुई। कब हुई? 1861 में जो है इन तीनों जगहों पर, तीनों प्रेसिडेंसियों में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और आपको बता दें कि 1861 के जुलाई में जो है कोलकाता में हो गया, लेकिन मुंबई और मद्रास में अगस्त में जो है हुआ था, 1862 के अगस्त में, और 1861 में सिर्फ जुलाई में हुआ था। घोषणा कर दी गई थी। तो ए आंसर, लेकिन उतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं, तो ए आंसर आप कर देंगे। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, सॉरी, तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपको बतानी है। 75वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आंसर करेंगे। रफ़ीक जाकरिया आप आंसर कर सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। छोटा छोटा क्लास इसलिए रखते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर सकें, और कम से कम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाने की हमारी तरफ से भी कोशिश की जा सके। तो आप यदि इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेज देंगे। यहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। 7480813736 ये नंबर है। इस पर आप लिख करके भेजेंगे और यहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा। यदि कोई भी चीज़ें आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर आपको क्लास कैसा लगा ये भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।